मुझे कहा था, मुझे याद है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, देश बढ़ सकता है, जो सोशल फैब्रिक है वो टूट सकता है। 6 महीने हो गए, जब आप देखते हैं इस 6 महीने के कार्यकाल को, क्या आपको लगता है कि जो आपने सोचा था, जो आपकी आशंका थी, वो गलत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही है। मैं आज भी अपनी उस बात पे कायम हूँ कि जो उनके मिनिस्टर का बयान आया, वो खुद क्या कहता है कि इस जबान में लोग बात कर रहे हैं। माफी भी मांगी मिनिस्टर ने। ठीक है। दूसरा ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पर नौजवान बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, और ऐसे शख्स के बारे में जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को इलेक्शन में हराया था और वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर का 15 अगस्त के दिन लाल किले से कहना कि मुझे 10 साल का मॉरिटोरियम दो, और फिर साक्षी महाराज का बयान के पूरे मदरसे टेररिस्ट फैक्ट्रीज हैं, फिर लव जिहाद, तो फिर आरएसएस का ये बयान कि ये हिंदू राष्ट्र अब बनाएंगे और 2019 से पहले हम राम मंदिर बना देंगे। तो ये चीजें हैं, ये तो मुल्क फैसला करेगा, क्योंकि आवाम ने इनको वोट दिया। हमारी राय जो थी आज भी, वो कल भी रहेगी। अब ये तमाम बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं, ये मुल्क फैसला करेगा। आप कुछ एक चीजें गिना रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एफ्सपा पर बयान, आर्टिकल 370 पर बयान, राम मंदिर पर बयान, कहीं ना कहीं बीजेपी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि कम से कम पहले 5 साल में फोकस पूरा पूरा गवर्नेंस पर है, ग्रोथ पर है, डेवलपमेंट पर है, और किसी भी तरह के हिंदुत्व एजेंडे पर नहीं। 370 तो बीजेपी का वो तो आर्टिकल ऑफ फेथ है। इलेक्शन, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के जीत के लिए वो खामोश बैठे हुए हैं। कम से कम विवादास्पद मुद्दे किनारे तो किए। नहीं, ये पॉलिटिकल सियासी फायदे के लिए, चंद दिन के लिए इस तरह की बातें करना, वो तो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। एफ्सपा के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप लेके आइए पार्लियामेंट में बिल, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को कम से कम कश्मीर के अर्बन एरिया हटा दीजिए। देखिए, जबान से बयान देना और अमल नहीं करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इलेक्शन है। अब एक बात और ख्याल रखिए, आप अब जम्मू में जो लास्ट फेज में इलेक्शन होगा जम्मू में, और आप देखेंगे कि वहां पर ये लोग अपना चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि अब कश्मीर में वैली में इलेक्शन है, अब लास्ट फेज जम्मू में होगा, लद्दाख में होगा, तो वहां पर आप देखिए किस तरह के बयान हैं। तो कम से कम आप ये मानेंगे जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, या फिर तमाम वो जो बड़े ही विवादास्पद मुद्दे हैं जिसको लेकर आपकी आशंका थी, उन पर प्रधानमंत्री खुद कम से कम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी में डिवीजन ऑफ लेबर है, आरएसएस है, बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है। इनके क्या ऑर्गेनाइजेशन है? तो बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है। बीजेपी अपने सियासी मफाद के लिए इस तरह के एम्बिगुअस स्टेटमेंट देगी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, मगर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, तो वो तो बराबर वो पुरानी बातें कह रही है। प्रदेश तो पीएम चला रहा है, आप पीएम का मुझे एक बयान गिनाएं जो आपको लगता है वो इस हिसाब की पीएम ने ठीक नहीं। क्या पीएम आरएसएस के खिलाफ जा सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आरएसएस के सरसंचालक के बयान के खिलाफ जा सकते हैं, जो उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि हम 2019 से पहले राम मंदिर को बनाएंगे? ये खुद प्राइम मिनिस्टर फखर से कहते हैं कि हाँ, मैं आरएसएस से आया हूं। क्या वो आरएसएस के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं, पर वो उनके साथ भी नहीं जाना है, ये भी तो आपको मानना है। ये तो सारी दुनिया को मालूम कि उनमें, और ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कभी टूट नहीं सकता। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुझे एक कोई ऐसा बयान गिना सकते हैं प्रधानमंत्री का पिछले 6 महीने में जिसे सुनकर आपको लगा कि ये उन्होंने जो अल्पसंख्यक समुदाय उसके साथ। अच्छा, सुन लीजिए। मुंबई में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा था। आप ही के पास करण थापर ने आर्टिकल लिखा, ये मेरा बयान नहीं है, कि प्राइम मिनिस्टर ने उस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में कहा कि हमारे महाभारत में किसी एक शख्स की पैदाइश मां के बगैर हुई और उस जमाने में स्टेम सेल रिसर्च था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक शख्स को सर काटकर किसी का सर लगा दिया गया, प्लास्टिक सर्जरी थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 51, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना। देखिए, मुझे मुकम्मल कर दीजिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्यों बार बार प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयान देते हैं। दूसरी बात, जापान गए, जापान तो एक बुद्धिस्ट मुल्क है, और हिंदुस्तान जो है वो तो बुद्धिज्म का कंट्री यहाँ पर रहा है पला बड़ा। आप वहां पर बुद्धिस्ट टेम्पल में जाकर गीता देते, आप कोई बुद्धिस्ट के आर्टिफैक्ट दे सकते थे? सुनिए, और एक मैं आपको गिना रहा हूँ, आप कबूल नहीं करेंगे तो अलग बात है। तीसरी बात, कुछ और गुना नहीं, सवाल था वो नहीं गिना। बिल्कुल। तीसरी बात,
न्यूयॉर्क में तकरीर करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1200 साल की गुलामी से हमको आजादी मिली। ये 1200 साल की गुलामी क्या है? हमको तो मुल्क आजाद हुआ 47 में। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 650 साल अगर मौर हुकूमत किए, उससे पहले लोधी थे, तो क्या वो पूरी गुलामी की थी? देखिए, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। और फिर बंगाल में ये कहना कि ये पूरे मदरसे एंटी नेशनल है, क्या पैगाम जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? मोदी ने नहीं कहा ये। अरे मोदी ने नहीं कहा, मगर बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं। आपने जिस तरीके से देखिए महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट्स उतारे, क्या आप असम में या फिर बंगाल में भी उतारना चाहेंगे? आसाम में हम क्यों उतारेंगे? वहां पर बदरुद्दीन अजमल काम कर रहे हैं। बंगाल में यकीनन हम काम करेंगे, तो कोशिश करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। जमहूरियत है, अवाम के हाथ में है, अवाम जिताएगी तो जीतेंगे, मगर हम कोशिश करेंगे। मैंने कांग्रेस और एनसीपी के कुछ नेताओं से बातचीत की इलेक्शंस के दौरान महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब के कैंडिडेट्स उतारने से बीजेपी को फायदा होता है। ये कहा जा रहा है कि आप आरएसएस की शह पे थे। देखिए, ये लोग को मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं कभी चाहूंगा कि ये लोग आपके सामने मेरे साथ बैठे आमने सामने। देखिए, 1 करोड़ मुसलमानों के नाम है महाराष्ट्र के इलेक्शन वोटर लिस्ट में। 60% की पोलिंग हुई, 60 लाख की मुस्लिम पोलिंग हुई। मैंने 24 कैंडिडेट खड़ा की, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। मान लिया जाए कि वो पूरे मुझे मुस्लिम वोट मिले 5,24,000, तो भैया 55 लाख वोट कहां पर गए? 55 लाख वोट तो कांग्रेस एनसीपी को मिले। ये इतने नाशुक्रे हैं, इतने गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं कांग्रेस एनसीपी कि शुक्रिया तक अदा नहीं किए। भाई 55 लाख वोट तो आपको मिले। और फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बाबा सिद्दीकी क्यों हार गए, नवाब मलिक क्यों हार गए, अब्दुल सत्तार वहां पर कैसा जीत गए? और फिर इन्होंने 15 साल की हुकूमत में क्या किया? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन इंडिकेटर्स क्या है? 1% बच्चियां, मुसलमान बच्चियां ग्रेजुएट नहीं होती हैं। आज भी 10-15 साल की इनकी हुकूमत में मालेगांव का ब्लास्ट क्या बिना भारत ने किया है? मुसलमान क्या मालेगांव के बता नहीं सकते? कई टेररिस्ट केसेस है। महाराष्ट्र की जेलों में राहुल कंवल साहब 30% मुस्लिम लोग अंडर ट्रायल हैं और कन्विक्शन होता है 16% का। आप बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। सुनिए, अब जब हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो ये हो जाता है कि ये आरएसएस के पास चले गए। बदबख्ती ये है इस मुल्क में कि मुझे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए बीजेपी दिए तो मैं नेशनलिस्ट हो जाता हूं, और सेकुलर वो सब दूंगा जब ये पार्टी देंगे। मुझे इन दोनों की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। जमहूरियत है, मैं अपना इंडिपेंडेंट कोर्स स्टार्ट आउट करूंगा। और अगर अवाम के ऊपर मुनसिर है, अरे भाई आपकी वजह से बीजेपी 280 सीट जीत गई, मैं जिम्मेदार हूं। लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ 2 लोकसभा की सीट खड़ा किया, एक हैदराबाद एक सिकंदराबाद। फिर बीजेपी 280 सीट कैसे जीत गई? आपका वोट चला गया, तो वो कम्युनलिज्म नहीं है। और जब मुसलमान बोलते हैं नहीं मैं अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इजाफा करूंगा और डेवलपमेंट में डिग्निटी चाहूंगा, तो फौरन कहेंगे आरएसएस से हम मिल गए हैं। आप पर तो ये कहा गया कि आरएसएस आपको फंड करता है। अरे कोई प्रूफ तो बता दे, कोई प्रूफ तो बता दे। मैं आरएसएस का मुखालिफ था और जब तक जिंदा रहूंगा मेरी आखिरी सांस तक उनकी मुखालिफत करता रहूंगा। मगर ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है अपनी तबाही और बर्बादी नजर आ रही है इनको, इसीलिए इस तरह के बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। प्रूफ तो बता दीजिए भाई। पूरे लोकसभा के इलेक्शन में 2 सीट मैं खड़ा करता हूं, 280 पे बीजेपी जीत जाती है, तो फिर वो क्या, वो भी आरएसएस से मिले थे क्या? ये तमाम पार्टी के जीत जाओ, महाराष्ट्र में 42 सीट जीत गए लोकसभा के, चौतरफ जीत गए, तो फिर उनका वोट कहां पर गया? क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं उभरी है जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज, हमेशा से मुस्लिम वोट जो है बटा रहा है, टूटा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अगले 3-4-5 साल में आपके इर्द गिर्द पूरा मुस्लिम वोट खड़ा हो सकता है? सर, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं बनना चाह रहा हूँ, मैं नहीं बनना चाह रहा हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं है बनने की, क्योंकि जितने लीडर बने वो सबके सब धोखा दिए। मैं सिर्फ मुसलमानों की खिदमत करना चाह रहा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ। हमारे लीडर तो सर पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लालू प्रसाद यादव, मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह, मिस्टर शरद पवार, ये लीडर रहे हमारे। और हमको क्या मिला बताइए? आज ये हाल हमारा हो गया कि पार्लियामेंट के लोकसभा में 23 नंबर पर आ गए, 4% पे आ गए। ये कम्युनलिज्म है, सेकुलरिज्म है। महाराष्ट्र की असेंबली में कितने लोग जीत कर आए? हिंदुस्तान में ऐसी बड़ी बड़ी रियासतें जहां पर एक मुसलमान नहीं कामयाब होता। तो इनको इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। और जब हम ये सवाल करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये वाजिबी सवाल है, ये फेयर कमेंट है, तो इनको परेशानी शुरू हो जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपने उम्मीदवार खड़े किए, हैदराबाद में आपके उम्मीदवार हमेशा से खड़े हैं, इसके आगे अब AIMIM के क्या प्लान है, इस पर पूछेंगे सवाल।